सच, साहस, सरोकार। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। आज प्राइम डिबेट में बात करेंगे कानून की, संविधान की, समाजवाद की और बिहार चुनाव की। दरअसल बिहार चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, इन शब्दों पर तकरार बढ़ती जा रही है। बीते कल पटना के गांधी मैदान में एक रैली थी। तेजस्वी यादव की इस रैली का उद्देश्य था वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ। लेकिन शर्म की बात यह है कि तेजस्वी वक्फ को बचाते बचाते शायद अपना दस्तूर ही भूल बैठे और बड़ा कसूर कर दिया। आपने अब तक सुन लिया होगा कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भरी रैली में क्या कुछ कहा, किस तरह वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंकने की बात कह दी। जब चुनाव सर पर है और वक्फ कानून की लड़ाई कूड़ेदान तक आ गई है, तो सत्ताधारी एनडीए के लिए तो ये बैठे बैठाए मुद्दा मिलने जैसे हो गया। बीजेपी ने बिना देरी किए इस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन को जमकर घेरा। सपा आरजेडी को बीजेपी ने न सिर्फ नमाजवादी पार्टी करार दे दिया, बल्कि यहां तक कह दिया कि ये विपक्ष देश को, संविधान को मौलवी स्क्रिप्ट में तब्दील करना चाहता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो बिहार चुनाव के सेंटर में संविधान आ चुका है। जहां कल तक विपक्ष ये कह रहा था कि बीजेपी संविधान बदलना चाहती है, वहीं अब बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष संविधान को कूड़े में फेंकना चाहता है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ बयान सुनिए। ये बाबा साहब के संविधान का मजाक उड़ाकर उसे मौलवी स्क्रिप्ट में बदलना चाहते हैं। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी से लेके जयप्रकाश नारायण और लोहिया जी का समाजवाद के साथ आज हम खड़े हैं, जो हम चाहते हैं हर गरीब और मजलूम को उसका हिस्सा मिलना चाहिए। मगर ये किसके साथ खड़े हैं? जो ट्रिपल तलाक के साथ खड़ा है, जो हलाला के साथ खड़ा है, जो मेहरम के साथ खड़ा है, जो हज सब्सिडी के साथ खड़ा है, जो सरतन से जुदा के साथ खड़ा है, जो आतंकियों को अपना भाई, बहन, बेटा, हाफिज बनाने के साथ खड़ा है। और यह बात हम निराधार नहीं कह रहे हैं। इनकी सरकार आई जो आने वाली नहीं है, तो ये बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को कूड़ेदान में फेंक के शरिया का विधान लागू कर देंगे। ये एनडीए भाजपा की सरकार जाने वाली है। गरीब आवाम की सरकार बनेगी तो इस बिल को, इस कानून को बिहार राज्य जो है कूड़े के दान में फेंकने का काम करेगा। बिहार में किसी भी कीमत पे इस कानून को हम लोग लागू नहीं होने देंगे। तो बिहार चुनाव से पहले तकरार जो है वो बढ़ती नजर आ रही है। बीते कल तेजस्वी यादव एक रैली में मौजूद थे। यहां पर वक्फ बचाओ रैली चल रही थी, जहां पर तेजस्वी यादव ने बेहद विवादित बयान देते हुए कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। बताते चले, वक्फ कानून के विरोध में ही ये रैली का आयोजन किया गया था, जहां पर भारी संख्या में तेजस्वी के समर्थक जो हैं वो पहुंचे हुए थे। और इस दौरान तेजस्वी यादव जमकर निशाना साधते हुए नजर आए एनडीए सरकार पर, एनडीए गठबंधन पर। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने वक्फ कानून पर बड़ा बयान देते हुए कह दिया कि अगर हमारी सरकार बनती है तो वक्फ कानून जो है वो कूड़े में होगा, कूड़े के दान में होगा। और तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद सियासी भूचाल आ गया। बीजेपी ने बिना देरी किए हुए घेरना शुरू कर दिया इंडिया गठबंधन को। जहां बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी को सुना आपने, किस तरीके से वो कहते नजर आए कि अगर विपक्ष सरकार में होता तो संविधान कूड़े के ढेर में होता, संविधान को कूड़ेदान में डाल देते विपक्षी। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो बीते कुछ दिनों से जो भारत की सियासत है, जो देश की सियासत जो है वो संविधान के मुद्दे पर अटकी हुई है। जहां एक तरफ आरएसएस ने ये मांग की थी इससे पहले कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटा दिया जाना चाहिए। प्रस्तावना से इस पर विचार करने का दिन आ चुका है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। बीजेपी के कई दिग्गज नेता, जिनमें शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री भी शामिल हुए। इसके साथ ही साथ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी ये मांग कर दी कि आज की तारीख में इन दो शब्दों का कोई तात्पर्य नहीं निकलता है, इन्हें प्रस्तावना से हटाया जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार संविधान बचाओ रैली चला रही है, संविधान बचाओ मुहिम छेड़ चुकी है। बिहार चुनाव की अगर बात करें, जैसे जैसे करीब आ रहा है, गठबंधन जो है वो इस मुद्दे पर सत्ताधारी पार्टी को घेरने के कवायद जो है उसमें नजर आ रहा है।
और इस पर चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि आप वो बयान भी सुनिए कि जब वक्फ कानून सदन में पेश हो रहा था तो उस वक्त गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा था। एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। अमित शाह का वो बयान आपको सुना रहे थे जब ये वक्फ बिल जो है, वक्फ संशोधन बिल, उसे पेश किया गया था संसद में। उस दौरान अमित शाह ने क्या कुछ कहा था। ये जो बिल है वो कानून बन चुका है, हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई भी चल रही है इस मसले पर, लेकिन तेजस्वी यादव का जिस तरीके से ये बयान सामने आया कि वक्फ कानून कूड़े के दान में होना चाहिए, ये बयान अपने आप में बेहद बड़ा एक लोकतांत्रिक देश के लिए हो जाता है, क्योंकि कोई भी कानून, ये क्या जिम्मेदाराना बयान, कितना गैर जिम्मेदाराना बयान इसको कहे, कितना शर्मनाक कहे कि किसी कानून को कचरे के ढेर में डालने के बाद एक नेता प्रतिपक्ष कर रहे हैं, तेजस्वी यादव कर रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने भी आड़े हाथों लिया इंडिया गठबंधन को, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये तक कहते नजर आए कि आरजेडी हो या समाजवादी पार्टी, ये दोनों नमाजवादी पार्टी हैं, इनका समाजवाद से दूर दूर तक लेना देना नहीं है। और याद कीजिए कि समाजवाद वही शब्द है जिस पर बीते कई दिनों से बहस छिड़ी हुई है। बीते कई दिनों से ये कहा जा रहा है, चाहे बीजेपी हो चाहे आरएसएस हो, इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि समाजवाद नहीं होना चाहिए भारत के संविधान की प्रस्तावना में। हालांकि आज बीजेपी खुद को समाजवादी पार्टी घोषित करती नजर आ रही। बीजेपी के प्रवक्ता को ये कहते आपने सुना आज किस तरीके से वो ये कहते नजर आए कि हम समाजवादी हैं, और समाजवादी पार्टी और आरजेडी को उन्होंने नमाजवादी पार्टी करार दिया। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर इनका बस चले तो देश में संविधान की बजाय शरिया का कानून जो है वो लागू हो जाएगा। बिहार में चुनाव होने हैं और उससे पहले हर दल अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं जनता को लुभाने की। वक्फ संशोधन बिल जब संसद में पारित हुआ था, उस दौरान से ही विपक्ष के द्वारा हंगामा देखने को मिला था, और अब जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं ये बिल जो है वो कानून भी बन चुका है, और अब वक्फ संशोधन कानून को लेकर जो तकरार है वो एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही है। बीते कल ये रैली हुई थी पटना के गांधी मैदान में, जहां पर तेजस्वी यादव ने विवादित बयान देते हुए कहा कि अगर हमारी सरकार होती तो वक्फ कानून कूड़े के दान में होता। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम अतिथि जुड़ रहे हैं। विकास पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी के। अनिल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी से। इसके अलावा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आदेश शुक्ला जी स्टूडियो में मौजूद हैं। साथ ही साथ आरजेडी से सुजीत सरकार बिहारी जिलाध्यक्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी अतिथियों का। सबसे पहले सुजीत सरकार जी, बिहार से ये जो बयान सामने आया है तेजस्वी यादव का कि अगर हमारी सरकार होती तो वक्फ संशोधन बिल, वक्फ संशोधन कानून जो है वो कूड़े के दान में होता। सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप इस पर कुछ शब्द कहें, क्या वजह है, क्या मतलब निकाला जाए इस बयान का। सुजीत सरकार जी, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? तो फिलहाल सुजीत सरकार जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। अनिल शर्मा जी, आपकी सहयोगी है आरजेडी बिहार में, और आरजेडी के बड़े नेता हैं तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार के तेजस्वी यादव, और भरी रैली में, भरी सभा में ये इस तरीके का बयान देते नजर आ रहे हैं कि अगर हमारी सरकार होती तो वक्फ संशोधन कानून कूड़े के दान में होता। क्या कहेंगे इस पर? जी आदित्य जी, तेजस्वी जी के अपने विचार हैं। जब लाखों लोग, कई करोड़ मुस्लिम समुदाय के लोगों की भावनाओं को कुठाराघात हुआ है, जबरदस्ती
वक्फ बिल संशोधन बिल को जो संशोधन हुआ है वो उन पर लागू किया गया, सरकार का एक तुगलकी फरमान है। अभी आपने अमित शाह जी का जो बयान सुनवाया, क्यों धमकाते हो विपक्ष के लिए? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा, संसद का कानून सबको स्वीकार करना पड़ेगा, ये सही बात है। लेकिन संविधान में इस लोकतांत्रिक प्रणाली पर यह भी व्यवस्था है कि अगर कहीं दिक्कत है, किसी को कुछ परेशानी है या वो स्वीकार नहीं करना चाहता, तो वो अपनी आवाज को पुरजोर तरीके से रख सकता है। लेकिन जिस भाषा में अमित शाह जी ने सदन के अंदर ये कहा, वो विपक्ष तो नहीं धमका रहा, लेकिन अमित शाह धमकाते हुए नजर आए। ठीक है अनिल शर्मा जी, लेकिन आप जैसा कह रहे हैं कि कोई कानून किसी पे थोपा नहीं जा सकता, सही बात है, थोपा नहीं जा सकता कोई कानून, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई भी चल रही है। तो फिर ये मुद्दा ऐसे जोरों शोरों से उठाने का क्या तात्पर्य निकलता है, क्या मतलब निकलता है? याचिका पे याचिका तो आप ही लोग लेके गए थे सुप्रीम कोर्ट, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने केवल 5 याचिकाओं पर सुनवाई करने को सहमति दी थी। फिर इतना बवाल क्यों मचा है वक्फ कानून को लेके? बिहार में चुनाव करीब है इसलिए क्या? देखिए, चुनाव कहीं भी हो, यह मसला नहीं है। आपको याद होगा 3 कृषि काले कानून जब इस सरकार लेकर आई थी, वो तीनों काले कानून को जब बनाया था, उस पर बैकफुट पर यह सरकार आई। जब जनता ने विरोध किया, किसानों ने विरोध किया, किसान 1.5 साल तक प्रोटेस्ट करते रहे। 750 किसानों की हत्या हो गई सरकार के द्वारा। किसानों की आवाज को दबाने के लिए हर पुरजोर कोशिश की गई, बैरिकेडिंग लगाई गई जबरदस्त तरीके से, सड़कों पर कीलें बिछाई गई। और आज आपने देखा हो बिहार में जो सभा हुई, उस सभा में हर दल के लोग मौजूद थे और उसमें लाखों की तादाद में लोग मौजूद थे, जो एक पुरजोर तरीके से इस वक्फ बिल बोर्ड का संशोधन बिल का विरोध कर रहे। अब भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के द्वारा ये कह देना कि भाजपा समाजवादी पार्टी है। अनिल शर्मा जी, लेकिन मेरा प्रश्न ये था कि लोग विरोध कर रहे हैं, ठीक है, विरोध कर रहे हैं, विरोध देखने को मिलते भी, आए दिन किसी ना किसी कानून को लेकर विरोध होता है, लेकिन कानून को कूड़े के दान में डाल देंगे, ये किस तरीके का बयान है, किस तरीके का गैर जिम्मेदाराना बयान है एक कानून को लेके? सुजीत सरकार जी से क्या संपर्क हो गया है? फिलहाल सुजीत जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। विकास पांडे जी क्या कहेंगे इस पर? आदित्य जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, मुझे लगता है कि एक हमारे शायर हैं, एक कवि है, हमारे लेखक हैं और समाजवादी विचारधारा के लेखक हैं अदम गोंडवी जी। अदम गोंडवी जी ने 2 लाइनें कही हैं, बड़ी कविता है उनकी, 2 लाइनें मैं कहूंगा। कांजू भुने प्लेट में बिस्की गिलास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में। पक्के समाजवादी हो, तस्कर हो या डकैत, इतना असर है उस खादी लिबास। तो समाजवादियों को लेकर के उनके ही कवि अदम गोंडवी जी ने स्पष्ट रूप से कहा है। और मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव जब पवित्र नवरात्र महीने में मांस मदिरा का सेवन कर सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उनके लिए ये कोई बहुत बड़ी बात है। वो कल को ये भी कहते समझ में आ जाएंगे आपको कि वो संविधान को भी उठा करके कूड़े के ढेर में फेंक देंगे और सरिया लागू कर देंगे, क्योंकि मुझे लगता है उनके रहन सहन। विकास पांडे जी, इंटरप्ट करना चाहूंगी मैं आपको। मांस मदिरा का सेवन अगर कोई कर रहा है तो इसका ये अर्थ कहां से निकल के आ जाता है कि वो संविधान को कचरे के ढेर में डाल देगा, जैसा कि आप कह रहे हैं? ऐसे निकल के आ जाता है। मैं आपको अभी स्पष्ट बताना चाहता हूँ, 1975 में इमरजेंसी लगी या नहीं लगी, सबको मालूम। और तत्कालिक इंदिरा गांधी जी की सरकार ने इमरजेंसी के असंतोष को दबाने के लिए, इमरजेंसी के असंतोष को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने संविधान में, जिस संविधान को सस्पेंड कर दिया गया था, आप समझिएगा बहुत बारीक सी बात, उसमें अमेंडमेंट किया और अमेंडमेंट करके उन्होंने 2 शब्द जोड़े जिसे कहते हैं सेकुलर और समाजवाद। उसके बाद आ जाइए, ठीक वैसे ही जैसे बाबरी मस्जिद 1991 में गिराई गई, उसके असंतोष को, जो मुसलमानों में असंतोष तत्कालिक कांग्रेस पार्टी की सरकार के खिलाफ पनपा। एक तरफ तो अडवाणी जी की राम रथ यात्रा इनके पिताजी लालू जी ने रुकवाई,
दूसरी तरफ इसका एडवांटेज केंद्र में लेने के लिए तत्कालीन कांग्रेस पार्टी की नरसिम्हा राव की सरकार ने 1995 वक्फ बोर्ड में इतना जबरदस्त संशोधन किया कि उन्होंने कोर्ट तक को नागण्य कर दिया वक्फ बोर्ड के सामने। तो ये काम केवल इसलिए किए जा रहे थे क्योंकि इनकी नीति स्पष्ट नहीं थी, इनकी नियत स्पष्ट नहीं थी, इनके व्यवहार में, इनके चरित्र में वो रामराज की कल्पना नहीं थी, वो हमारे जिस समाज से आते हैं उस समाज की संकल्पना। ये बहुत बड़ी बात है अदिति जी, और इन सबके इर्द गिर्द घूमती चली गई लगातार राजनीति, और मुझे लगता है यही बड़ा कारण है जिसलिए आज केवल एक वोट बैंक को खुश करने के लिए आप ऐसा वक्तव्य दे रहे हैं। हम सबको याद है जिस तरीके से मनमोहन सिंह जी के द्वारा पास किया हुआ एक कानून मीडिया के सामने उनके ही पार्टी के नेता फाड़ते हुए नजर आ, ठीक वैसे ही लोकतंत्र के मंदिर संसद के द्वारा पारित कानून, पारित अमेंडमेंट आप इस तरीके से वक्तव्य दे रहे हैं तेजस्वी यादव की उसे कूड़े के ढेर में डाल देंगे। सुजीत सरकार जी से हमारा संपर्क हो गया है। सुजीत सरकार जी, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी जी। सुजीत सरकार जी, तेजस्वी यादव ने भरी सभा में, भरी रैली में ये जो बयान दिया है कि अगर सरकार बनी तो वक्फ संशोधन कानून कूड़े के दान में होगा, क्या अर्थ निकाला जाए इसका? क्या वजह है इस बयान के पीछे? आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हमेशा विकास की बात करते हैं। अब देखे होंगे, रही बात कूड़ेदान की तो उनका अपना विचार है, और जो अभी विकास जी बोल रहे थे कि इनके पिताजी आडवाणी जी का रथ रोके, तो क्या लालू जी गलत किए थे क्या? आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी गलत किए थे क्या रथ रोककर? बिहार में ये लोग हमेशा भगदड़ मचवाना चाहता है क्या? ये लोग का बस केवल काम ही बकैती करना, मुद्दा की बात क्यों नहीं करते लोग? भाजपा वाले हो गए, जदयू वाले हो गए। सुजीत सरकार जी, आप मुद्दे की बात करिए। ये आप कह रहे हैं कि उनका अपना विचार है, उन्होंने कह दिया। भाई, लोकतांत्रिक देश है ये, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई कुछ भी कह देगा अपने विचार रखने के लिए। कोई ये कह देगा कि इस कानून को, फला फला कानून को हम कचरे के ढेर में डाल देते हैं। ये कोई तरीका होता है क्या? ये क्या जिम्मेदाराना बयान था? और जब इस मामले पर, जब इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर ही रहा है, तो फिर इस मुद्दे को बार बार छेड़ने का क्या मतलब है? सुजीत जी, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? सुजीत जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल आदेश शुक्ला जी, ये जो बीते दिनों से राजनीतिक हलचल मची हुई है, कभी संविधान को लेके, कभी सोशलिस्ट सेक्युलर को लेके, और अब वक्फ कानून को कचरे के ढेर में डालना है, ये बयान सामने आ रहा है तेजस्वी यादव का। क्या लगता है, क्या बिहार का इस बार का जो चुनाव है वो संविधान के मुद्दे पर ही लड़ा जाएगा, कानूनों के मुद्दे पर लड़ा जाएगा? देखिए, बिहार का चुनाव अलग टाइप का होता है हमेशा से। उत्तर प्रदेश के चुनाव और बिहार के चुनाव को लोग मानते हैं कि एक जैसा होता है, लेकिन बिहार के चुनाव और उत्तर प्रदेश के चुनाव में अंतर होता है, और एक अच्छा खासा अंतर होता है। वहाँ का पैटर्न अलग है, वहाँ का सिस्टम अलग है, वहाँ की चीज़ें अलग हैं, वहाँ की मूलभूत समस्याएं अलग हैं, और वहाँ जो चुनाव होता है वो अलग टाइप का होता है। अब मेन बात पे आते हैं कि जो कल का बयान तेजस्वी यादव ने दिया है, आपने देख रही हैं कि आप तेजस्वी यादव की भीड़ देखिए, आप बात समझिए। बिल्कुल, जिस तरीके से उन्होंने ये जो बयान दिया है, आपको याद होगा पिछली विधानसभा चुनाव में जब बिहार में हुआ था और नीतीश और लालू साथ में आए थे, तभी तो सरकार बनी थी। उसके बाद वो पलट गए थे, तभी हुआ था ना। तो उस समय भी तेजस्वी यादव के ऐसी ही भीड़ देखी जा रही थी, और यहाँ तक हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि तेजस्वी यादव के पास इस समय वोट बैंक है, और वो एक एक दिन में कई कई यात्राएं कर रहे थे, कई वो अकेले कर रहे थे। ठीक है, ये एक राजनेता के लिए बड़ी उपलब्धि होती है कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव कर रहे हैं।
आप भीड़ की संख्या देखिए, भीड़ अच्छी खासी है। अब आप ये समझिए कि ये बिल को लेकर उन्होंने कहा क्यों। आप देख रहे हैं जहां भी ये सभा है वहां पूरी तरीके से माइनॉरिटीज के लोग हैं, और वक्फ को लेकर सरकार ने अपना एक अलग स्टैंड दिया है। सरकार की बात करें तो जब अमित शाह लोकसभा में, अभी आपने चलाया थोड़ी देर पहले, अमित शाह ने कहा था कि भाई देखिए संसद के बिल को कोई भी हटा नहीं सकता है। सही है। संसद के बिल को उन्होंने हवाला भी दिया था कि देखिए हम 3 तलाक लाए, 3 तलाक नहीं हटा आज तक। हम धारा 370 लाए, 370 नहीं हटा आज तक। हम एक अमेंडमेंट और आया था जिसमें नागरिकता की बात हो रही थी, तो सीए आया था। तो उन्होंने कहा था कि देखिए ये एक भ्रम फैलाया गया कि सीए आ जाएगा तो नागरिकता चली जाएगी। उन्होंने ये भी कहा था कि ना किसी की नागरिकता गई है, ना किसी की नागरिकता जाएगी। बिल्कुल उसी तरीके से वक्फ के लिए भी उन्होंने कहा था, वक्फ के लिए हमने जो अमेंडमेंट किए हैं, जो चीजें की हैं, वो सब कानून के दायरे में किया है। और वक्फ बिल ऐसे नहीं पास हो गया था। वक्फ बिल पास कराने के लिए, हाँ ये बात अलग है कि पॉलिटिकल पार्टियां उसका फायदा लेंगी। अब पॉलिटिकल पार्टियां, स्वाभाविक सी बात है, वहां दो बड़ी पार्टियां हैं। एक वहां पे अभी एक पार्टी और आ रही है, जन स्वराज पार्टी करके, आपने देखा होगा आजकल उनकी भी रैलियों में भीड़ आती जा रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी है वो, और प्रशांत किशोर भी एक जमाने से वहां लगे हुए हैं। जब वो नीतीश के साथ कैबिनेट में मिनिस्टर रहे, उसके बाद जब वो अलग हुए, तो वो आज वो युवाओं के साथ मिलकर या बुजुर्गों के साथ मिलकर या क्या कहते हैं एक अपनी टीम बना रहे हैं। और इस समय आप बिहार का अगर दौरा करिए, मैं बिहार का दौरा किया था, मैंने अभी 2 महीने पहले बिहार का दौरा किया था। तो बिहार के दौरे में मुझे ये समझ में आया, पूरी बात निकल के आई कि देखिए नीतीश का पल्ला अभी भी भारी है वहां पे। नीतीश का पल्ला अभी भी भारी है। नीतीश को नो डाउट लोग पसंद करते हैं, वहां नौजवान हो चाहे बुजुर्ग हो, ये सभी लोग पसंद करते हैं। अब बात आती है नीतीश को पसंद क्यों करते हैं साहब। तो मैंने कई बिहार के लोगों से, बिहार के अच्छे जर्नलिस्टों से बात करी, तो उन्होंने कहा कि साहब हम लोगों ने एक समय देखा था जो उस लालू यादव जी का था। लालू यादव एक नेता बहुत अच्छे हैं, मंझे हुए खिलाड़ी हैं, मंझे हुए नेता हैं, और उन्होंने कई बार सरकार को सपोर्ट भी किया और सरकार को बताया भी, अच्छे मिनिस्ट्री भी उन्होंने चलाई। लेकिन वही उनके साथ एक प्रॉब्लम आती है लॉ एंड ऑर्डर की। लालू यादव ठीक काम करते हैं। मैं लालू यादव का अगर ऐसे बात करिए तो लालू यादव एक मंझे हुए नेता है और बहुत अच्छे नेता हैं। और जो तेजस्वी हैं वो भी एक मंझे हुए नेता के तौर पर हैं। आपने देखा होगा तेजस्वी जब आए थे तब उन्होंने कहा था कि हम जो है जब नीतीश जी जा रहे थे तो आपको याद हो गया कि बोले थे बता तो देते आप, हमें कुछ नहीं था, आप सिर्फ बता दिए होते, हम कुछ नहीं कहते आपसे। तो आप राजनीति का दृष्टिकोण समझिए कि वहां पर इस बार त्रिकोणी चौकोनी लड़ाई चल रही है। आदेश शुक्ला जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि नीतीश को आज भी बिहार की जनता जो है वो पसंद करती है। यही वजह है शायद कि सत्ता में कोई पार्टी आए, सीएम फेस जो है वो नीतीश उसका एक कारण समझिए, उसका एक कारण समझूंगी आपसे उसका कारण। लेकिन इस बीच हमारे साथ एक बार फिर सुजीत सरकार जी जो हैं जुड़ चुके हैं। सुजीत सरकार जी, आप कह रहे थे कि तेजस्वी यादव ने अपने विचार रख दिए। क्या ऐसे विचार एक इतने बड़े नेता को रखना चाहिए था भरी रैली में? एक कानून है, वो संसद से पारित हुआ कानून है, क्या उस कानून की इतनी भी इज्जत नहीं कर सकते क्या तेजस्वी बाबू कि उस कानून को कचरे में फेंकने की बात कर रहे हैं? तेजस्वी जी कौन ऐसा कानून का इज्जत नहीं करते हैं? देश तो संविधान से चल रहा है, और संविधान का हमेशा, ये तो भाजपा वाले लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं। हमारे नेता ने तो हमेशा संविधान का सम्मान किया है। ठीक है, तो फिर वक्फ संशोधन कानून को कूड़े के दान में फेंकने वाली बात क्यों करते हैं तेजस्वी यादव? क्या वहां पर क्योंकि पिछड़े वोटर्स थे, मुस्लिम बहुल इलाका था, मुस्लिम वोटर्स नजर आ रहे थे तेजस्वी यादव को, इसीलिए फ्लो फोन में बोल गए क्या, लुभाने के लिए जनता को कि सरकार बनी तो वक्फ कानून जो है वो कूड़े के ढेर में डाल देंगे? हमारी पार्टी तो A to Z की राजनीति करती है।
तीसरा अति पिछड़ा की कहाँ बात आ रही है? वहां पे तो सब हमारी पार्टी शुरू से ही A to Z की राजनीति की है, आप देख रहे होंगे। ठीक है विकास पांडे जी, संविधान का मुद्दा जो है इस वक्त देश में गर्म है। बीजेपी कह रही है कि भाई इंडिया गठबंधन है, कांग्रेस की सरकार अगर आएगी सत्ता में तो संविधान जो है उसको खतरा हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी उल्टा आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदलना चाह रही है। ये कैसे भ्रम में डालने की कोशिश की जा रही है देश को, समझना मुश्किल हो रहा है। देखिए आदित्य, इस देश व्यवहारिक दृष्टिकोण से सोचने वाला देश है। जब आप हमारे एक साथी ने सीए का जिक्र किया तो मुझे याद आया कि सीए के ऊपर इस देश को कितना भ्रमित किया गया, तमाम तरीके के आंदोलन किए गए, तमाम तरीके की चीजें की गई और विरोधियों ने, विपक्ष के नेताओं ने हर वो संभव कोशिश की कि इस देश के लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज किया जाए, इस देश की अस्मिता पर चोट की जाए। लेकिन जरा उनसे पूछिए, हमारे उन लोगों से जो सीए के ऊपर इस देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे, आज इतने बरस हो गए, इतनी सारी चीजें हो गई, कितने लोगों की नागरिकता गई थी, जरा पूछिए इनसे, बताइए कभी कोई आया बताने के लिए कि इतने लोगों की नागरिकता। ठीक है विकास पांडे जी प्रश्न मैं लूंगी आपका, लेकिन आज जो सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने आज जो कहा कि आरजेडी और समाजवादी पार्टी का समाजवाद नमाजवाद है और हमारा समाजवाद समाजवाद है, ये प्रश्न इसलिए मैं उठा रही हूं क्योंकि अभी 2 दिन भी नहीं बीते हैं, आपके बहुत बड़े फेस हैं भारतीय जनता पार्टी के, शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि समाजवाद पर विचार करने की आवश्यकता है। समाजवाद शब्द जो है वो प्रस्तावना में खटक रहा है भारतीय जनता पार्टी को, क्या उसके बाद आप ये भी दावा करते हैं कि भाई हम तो समाजवादी हैं? जनता पार्टी को नहीं समाजवाद खटक रहा है, मुझे लग रहा है कि समाजवाद तो सबसे पहले अगर किसी को खटका था तो वो नेहरू जी को खटका होगा, क्योंकि उस बोर्ड में नेहरू जी भी थे। तो समाजवाद को खटकने की बात, और सबसे बड़ी बात समझिए कि समाजवाद और सेकुलर शब्द सबसे पहले किसी को खटके होंगे तो हम सबके आदरणीय श्रद्धेय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को खटके होंगे। तो इन सब बातों के मूल में जाने से पहले ये समझना पड़ेगा कि संविधान में समाजवाद और सेकुलर जैसे शब्द जोड़ने वालों ने ही सबसे ज्यादा चोट अगर की है तो वो सेकुलर और समाजवाद पे। ये बहुत बड़ी बात है कि आप एक तरफ तो अपने राजनीतिक एडवांटेज के लिए ऐसे शब्द जोड़ रहे थे संविधान में, लेकिन कहीं ना कहीं उन शब्दों को केवल और केवल राजनीतिक इच्छा पूर्ति तक ही सीमित रख रहे थे। सबसे पहले आप देख लीजिए समाजवाद की संकल्पना को चोट किसने की? राजीव गांधी जी ने। सबसे पहले समाजवाद की जो अवधारणा है उस पर चोट किसने की? नरसिम्हा राव जी ने, मनमोहन सिंह जी ने। तो मुझे लगता है कि ये वो लोग थे जो तत्कालिक रूप से कांग्रेस पार्टी के। ठीक है विकास पांडे जी, लेकिन प्रश्न तो यही है ना कि जब भारतीय जनता पार्टी समाजवादी काम कर रही है, समाजवाद का काम जब भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो फिर समाजवाद शब्द को हटाने की बात क्यों कर रही है? देखिए, समाजवाद की संकल्पना को लेकर के जो चीजें चली, राष्ट्रवाद इस देश में सबसे बड़ा होना चाहिए। किसी भी बात से अगर बड़ा है तो वो राष्ट्रवाद है, और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की प्रखर समर्थक है, प्रबल समर्थक है। और हम ये कहते हैं कि जब हम बात करते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत की, तो उसमें किसी जाति किसी धर्म की बात नहीं होती। ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। अदिति जी, समाजवाद शब्द ला करके आप, समाजवाद निकला कहां से? पहले तो ये समझिए आप, जो लोग आज भारत में समाजवाद की वकालत करते हैं वो विशुद्ध रूप से शब्द आया कहां से? बात को लेकर के सारे लोग जानते समझने के बाद भी अगर जो हमारे देश का शब्द है, जो हमारे देश की संस्कृति है वसुधैव कुटुंबकम, उसको लेकर के आगे बढ़ने की बजाय सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का अनुसरण करने की बजाय मुझे लगता है कि ये सारे लोग इस देश को भ्रमित करके केवल और केवल सत्ता, इसके अलावा कोई दूसरा हित नहीं है, कोई दूसरा हित नहीं, केवल एक हित है लोगों का, और वो है सत्ता, सत्ता और सिंह। ठीक है विकास पांडे जी, लेकिन कल तक केवल कांग्रेस ही ये कह रही थी कि संविधान को बदलना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी। आज भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है कि भाई अगर कांग्रेस सत्ता में होती तो संविधान बदल दिया होता और शरीयत लागू कर दिया जाता देश में। ठीक है, एक सेकंड में खत्म कर दूंगा, हार्डली 30 सेकंड दूंगा। संविधान तो कांग्रेस पार्टी ने बदल ही दिया। ये पूरा देश जानता है कि 1975 में इमरजेंसी लगा करके संविधान तो बाबा साहब का बदल ही दिया। और आज जो राहुल गांधी अपने जेब में रख करके घूमते, वो इनकी दादी इंदिरा गांधी जी का संविधान है, वो श्रद्धेय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान नहीं है।
आप इस गलत फहमी में ना रहे कि जो राहुल गांधी देश को झूठ बोल करके संविधान की छोटी किताब दिखाने की कोशिश करते हैं, एक अधूरा संविधान दिखाने की कोशिश करते हैं, वो इनकी दादी का दिया संविधान है जिसे इन्होंने दादी ने इनकी बनाया था। ठीक है विकास पांडे जी। अनिल शर्मा जी जवाब दीजिए भाई इस बात का। विकास पांडे जी कह रहे हैं कि आपने तो पहले ही संविधान बदल दिया है, इंदिरा जी का संविधान लेके आप घूम रहे हैं, अम्बेडकर जी का तो है ही नहीं वो संविधान। देखिए अदिति जी, सबसे बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनका मानसिक दिवालियापन इस बात से साबित होता भारतीय संविधान को इंदिरा गांधी का संविधान बताते हैं। इनको ये समझ नहीं आता कि संविधान की वास्तविकता क्या है। संविधान के प्रति अगर राहुल जी के हाथ में है तो संविधान के प्रति है या इंदिरा जी के संविधान के प्रति है? संविधान केवल एक है। ये डर के मारे बता नहीं पाएंगे। ठीक है 1948 की अगर बीच में दोबारा विकास पांडे जी, अनिल शर्मा जी को बात कंप्लीट करने दीजिए, मौका दूंगी मैं आपको। ठीक है दोबारा नहीं बोलेंगे इस तरह से। ठीक है अनिल शर्मा जी बात कंप्लीट करिए, एक शब्द नहीं बोल पाएंगे। विकास पांडे जी आप अच्छी तरह से जानते हैं अनिल शर्मा के सामने पर बोलने की ताकत नहीं है आपकी। फिर अरे सर आप हम बड़ी गंभीरता से आपको सुन रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलते चले, हम चुपचाप से चले जाएंगे। आपको ये नहीं मालूम कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़ाने वाले सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग, अंग्रेजों की गुलामी करने वाले लोग, आपको शर्म नहीं आती है संविधान की दुहाई देते हुए? ठीक है विकास पांडे जी, अनिल शर्मा जी समाज का सबसे बड़ा नुकसान करने का काम आपने किया है। गांधीवाद और समाजवाद के नाम पर भारतीय जनता पार्टी, अनिल शर्मा जी नहीं मालूम है समाजवाद आखिर होता क्या है, समाजवाद की परिकल्पना क्या है। आपके नेता ये कहते कि आरजेडी और समाजवादी पार्टी नमाजवादी पार्टी है, शर्म नहीं आती बिल्कुल। मुस्लिमों की तुष्टीकरण की नीति बताते हो, आपको ये नहीं मालूम है कि आप 3 तलाक के नाम पर महिलाओं के वोट, मुस्लिमों के वोट लेना चाहते हो। नीति है। फिर बीच में बोले आप। ठीक है विकास पांडे ध्यान रखिए। अनिल शर्मा जी आप अपनी बात कंप्लीट करिए। पसमानदा मुस्लिमों के नाम पर आपको मुस्लिमों के वोट चाहिए, 3 तलाक पर मुस्लिमों के वोट चाहिए, एक तरफ मुस्लिमों से नफरत दिखाते हैं। याद कीजिए 2017 के चुनाव में खुलेआम आपके मंचों से आपके नेताओं ने यह भाषण दिए थे कि मुसलमानों से हमें नफरत है, मुसलमान गद्दार है, हमें भरोसा नहीं, एक भी टिकट नहीं दी। पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दी। यह घोषणा आपके मंचों से की गई और उसके बाद सरकार बनते ही सबसे पहले मुस्लिम को वक्फ मंत्री आपने बनाया मोहसिन रजा जी को, जिसका जवाब आपके नेताओं के पास नहीं था। जब उनसे पूछा गया था कि आपने बताइए पूरे अवाम के साथ हिंदुत्व के नाम पर आपने वोट मांगा, मुस्लिम को मंत्री क्यों बनाया, तो उनके पास जवाब नहीं था। एक तरफ हिंदुत्व की बात करते हैं, दूसरी तरफ मुसलमानों से नफरत। अनिल शर्मा जी सही माने में मुसलमान पर बहुत बार बात हो चुकी है। अनिल शर्मा जी आज बात संविधान की है, आज बात जो है वो संविधान की है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ये दावा कर रहे हैं कि भाई हम तो संविधान बचाने की मुहिम छेड़े हैं। अनिल शर्मा जी जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी जो है वो ये दावा कर रही है कि हम संविधान बचाओ रैली निकाल रहे हैं, संविधान को बचा रहे हैं, कस्टोडियन तो सुप्रीम कोर्ट है, संविधान का कस्टोडियन तो सुप्रीम कोर्ट है ना। सुप्रीम कोर्ट ये देख लेगा कि वक्फ संशोधन कानून जो है वो ठीक है कि नहीं है, लीगल है कि इलीगल है, सही है या गलत है। उसको कचरे में डालने की बात आपके सहयोगी दल कर रहे हैं। आप कह रहे हैं हम संविधान बचाने निकले हैं। संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है कि राजनीतिक दलों की साख खतरे में है। इस सरकार में तो संविधान हमेशा खतरे में, क्योंकि इस सरकार ने जब वायदा किया था कि जैसे ही 400 सीट आ जाएंगी हम संविधान को बदल देंगे, खुली घोषणा की थी। क्या संविधान को बदलना इतना आसान है अनिल शर्मा जी? क्या संविधान को बदलना इतना आसान है? वो 2 शब्द जिनकी चर्चा हो रही है बीते दिनों से, सेक्युलर और सोशलिस्ट, क्या उनको हटा देना आसान है संविधान से? जबकि सुप्रीम कोर्ट जो है उसको 2024 में ही बेसिक स्ट्रक्चर घोषित कर चुका है, मूल ढांचा संविधान का घोषित कर चुका है। उसके बावजूद ये भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है देश में कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है? इसमें भ्रम कहां है बताइए ना। जीएसटी जिसको ये विरोध करते चले उसी जीएसटी को लागू किया। जिस आधार कार्ड का ये सर्वाधिक विरोध करते रहे भारतीय जनता पार्टी, उसी आधार कार्ड को लागू करने का हर जगह काम किया। ये बात करते हैं 1975 की, के हिंसा, पुलवामा अटैक, पठानकोट हमला, बालाकोट से पहलगाम हमला, सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड, पैराल जासूसी और कितने सारे कांड गिनाए जा भारतीय जनता पार्टी के। ये संविधान को खतरा नहीं तो और क्या है? क्या जनता को इससे इन मामलों में जागरूक करना क्या गलत है?
कि संविधान के प्रति लोगों को जागरूकता दिखाना, कि उनके प्रति जो संवेदना है उनको बताना क्या गलत है। ठीक है, आदेश शुक्ला जी क्या कहेंगे इस पर? है तो शायद ये है आदेश शुक्ला जी, जनता को क्या संविधान के बारे में जानने की संविधान खतरे में है आज की तारीख में? क्या संविधान को बचाने की आवश्यकता पड़ रही है राजनीतिक दलों को? संविधान को खतरा इस सरकार से है। शर्मा जी बोल ये सरकार चाहे जब किसी ठीक है, अनिल शर्मा जी लौटूंगे आपके पास। आदेश शुक्ला जी, देखिए शर्मा जी ने आज जिस तरीके से बताया है कि संविधान खतरे में है, वो पूरी उन्होंने बात बता दी है। आप समझिए बात को, गंभीर बातें शर्मा जी कर रहे थे और शर्मा जी पूरी ताकत लगा दी है ये बताने में कि क्या हो रहा है। शर्मा जी ने पूरी हिस्ट्री बताई, नोटबंदी बताई और क्या कहते हैं जीएसटी बताया, आधार कार्ड बताया, कई चीज़ें उन्होंने बता डाली। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से संविधान खतरे में है, ये बात तो लोकसभा में चली और लोकसभा में चलाई गई, तो ये बात जनता तक भी पहुंचाई गई कि संविधान खतरे में है साहब, संविधान को बचाना है, इसलिए सरकार बदलनी है। तो ऐसी कौन सी स्थिति आई जो सरकार नहीं बदल पाई? मुझे इस सवाल का जवाब आज तक ढूंढे नहीं मिला है। स्वाभाविक सी बात है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 4 सीटें आई, समाजवादी पार्टी के 7 आई, 37 समाजवादी पार्टी की 37 आई। तो ये संविधान बताने वाली बात या तो हो सकता है कि समाजवादी पार्टी ज्यादा बता ले गई, या कांग्रेस अगर बता पाती होती तो मुझे लगता है कि वो भी 15-20 सीटें आई होती। और अगर ये बात आ रही है तो कांग्रेस की सीटें बढ़ क्यों नहीं रही हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो। उत्तर प्रदेश में तो 35-36 साल से मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस की स्थिति बहुत नदारद सी होती जा रही है। विधान परिषद में मुझे लगता है कांग्रेस के पास एक भी कैंडिडेट नहीं है। लास्ट कैंडिडेट हुआ करते थे एक दीपक सिंह जी, उसके बाद कोई वहां पे अभी आया नहीं है उनकी बात। 2 विधायक हैं। और उत्तर प्रदेश की स्थिति के बाद अब अगर आप आते हैं बिहार में, तो बिहार में साहब क्या होने जा रहा है? बिहार में कोलैबोरेशन से लड़ेंगे, ठीक है लड़ेंगे। पिछली बार लड़े थे, कितने विधायक आए थे? कांग्रेस की क्या स्थिति थी? इस बार अगर बिहार में पिछली बार नीतीश लालू एक साथ लड़े थे, सब लोग लड़े थे, फिर भी कुछ दिन सरकार चली, वहां चेंज हो गई। और दूसरी बात आई है जो अभी आप ये कह रहे हैं कि अमेंडमेंट के लिए कि संविधान से 2 बातें हटाई जाएंगी, जो एक अभी आया है, अभी तक किसी का ऑफिशियली नहीं आया है। तो मेरा तो इस पे ये है कि देखिए एक बात मान लीजिए, सरकारें दोनों आदेश शुक्ला जी, लेकिन क्या ये नहीं लगता कि जिन 2 शब्दों पर बहस मैं उसी पे आ रहा हूं, मैं उसी पे कंक्लूजन आपको बता रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं कि देखिए पहले क्या था, सरकार थी कांग्रेस की, इमरजेंसी लगी कांग्रेस की सरकार में। तो कांग्रेस की सरकार, इनका जो बीजेपी वालों का और जो आरएसएस का कहना है, अभी ऑफिशियल बयान किसी का नहीं है, लेकिन जो कहना है कि ये 2 शब्द जोड़े गए, सरकार थी साहब, जोड़ दिए गए। अब क्या है साहब, सरकार चेंज हो गई है, अब हटाए जा सकते हैं। तो ये तो सरकारों को तय करना पड़ेगा ना कि कौन जोड़ेगा और कौन घटाएगा। उन्होंने जोड़ा, इतने दिन तक चला, अब सरकार इनकी ही साहब, अगर ये चाहेंगे तो हटा लेंगे। तो ये इसके, लेकिन हाँ एक इसकी बात है, इसके दूरगामी परिणाम होते हैं। ये जोड़ना, घटाना, हटाना, जब आप इसको करते हैं तो इसके परिणाम दूरगामी होने वाले हैं कि जिस तरीके से। आदेश शुक्ला जी, लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस समाजवाद की लोग बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी राजनीतिक दल समाजवाद की अगर हम बात करें तो उसका जो उद्देश्य था, चाहे हम लोहिया के समाजवाद की बात करें, चाहे हम गांधी के समाजवाद की बात करें, तो उसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोई भी आगे नहीं आता है। लेकिन समाजवाद पर जो बहस है वो लंबी छिड़ती नजर आती है। क्या वजह है इसके पीछे? देखिए सीधी सी बात है, बात समाजवाद की करी जाए चाहे सोशलिस्ट की करी जाए, और ऐसा नहीं कि समाजवाद को लेकर कोई गलत धारणा है, किसी के मन में गलत धारणा नहीं है, सभी लोग के प्रति अच्छी धारणा है। समाजवाद की जो है, समाजवाद का मतलब ये नहीं कि जो है दंगा फसाद हो जाए,
समाजवाद का मतलब ये नहीं कि दिक्कतें होना शुरू हो जाएं, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाए। समाजवाद ये नहीं कहता है, ये समाजवाद नहीं है। समस्या कहां पे आती है? जब आप समाजवाद के प्रति चलते हैं और आपके प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने लगता है, आपके यहाँ दंगे होने लगते हैं, आपके यहाँ चीजें बदलने लगती हैं। तो जिस तरीके से बात समाजवाद की जा रही है कि मैंने आपको बताया, ये दो बातें अगर कही गई हैं कि ये दोनों बातें हटाई जाएंगी, तो मुझे लगता है कि सरकारें हैं भाई, उन्होंने जोड़ा है। और आदेश शुक्ला जी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना आसान होगा अब इन दो शब्दों को हटा देना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन है और केशवानंद भारती केस के बाद से जिस तरीके से इस पर बहस छिड़ी थी और सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक सिद्धांत दिया, तो इतना आसान काम नहीं होगा इन दो शब्दों में बदलाव करना, प्रस्तावना में बदलाव करना, जबकि वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट मान लिए गए हैं। उसके बाद मैं समझ रहा हूं, उसके बावजूद ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि संविधान बदल जाएगा, संविधान बदल जाएगा, क्या ये नहीं लगता कि देश की जनता को जो मुख्य मुद्दे हैं रोटी कपड़ा मकान, उनसे कहीं दूर ले जाकर एक अलग तरीके की डिबेट में फंसाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, स्वाभाविक सी बात है, ये जो संविधान बदलने की बात आती है, मुझे तो नहीं लगता कि संविधान में कोई परिवर्तन होने जा रहा है और ना होगा। और इसका एक भ्रम फैलाना कि साहब संविधान बदलने जा रहा है, संविधान बदल दिया जाएगा, संविधान के साथ छेड़छाड़ हो जाएगी, ये हो जाएगा, तो इतनी सीटें आ जाएंगी तो संविधान चेंज हो जाएगा, तो ये कहना मुझे लगता है कि एकदम गलत है। संविधान बदला नहीं है। हाँ, संविधान पे आप लोगों को भ्रमित कर संविधान के प्रति आप लोगों को भड़का कर आप कुछ कर सकते हैं, तो सिर्फ वो वोट बैंक कर सकते हैं। बिल्कुल, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि वोट बैंक की राजनीति है जिसकी वजह से संविधान पर बहस छिड़ी हुई है। अनिल शर्मा जी, फाइनल कमेंट दीजिए 10 सेकंड में। जी देखिए अदिति जी, ये जो बहस है कि संविधान बदलने वाली है, भाजपा के बड़े नेताओं ने खुलेआम मंचों से इस बात को कहा था कि 400 पार का नारा दिया था और 400 पार होते ही संविधान बदलने की घोषणा। ठीक है अनिल शर्मा जी, लेकिन जिस नेता ने ये नारा दिया था उसको जनता ने जवाब भी दे दिया था करारा। अब बिहार चुनाव से पहले ये बहस क्यों छिड़ी? जनता पार्टी के बड़े चैनल से किसी ने ये कहा कि हमने ये नारा नहीं दिया, उनका व्यक्तिगत बयान है, किसी ने पल्ला झाड़ा उससे, चाहे इनके भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या बड़े नेता हो, किसी ने पल्ला झाड़ने का काम किया हो तो बता दीजिए। किसी ने भी एक ने भी आधिकारिक बयान दिया हो कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है, ये भाजपा का बयान नहीं है, उसका समर्थन 400। ठीक है अनिल शर्मा जी, लेकिन बिहार चुनाव से ठीक पहले संविधान की याद क्यों आई कांग्रेस को? जब संविधान बदलने के बाद ये देश संविधान से चलेगा, संविधान से नहीं चलेगा, इसलिए संविधान के लिए संविधान की दुहाई जनता के बीच में देनी पड़ी और जनता को ये बताना पड़ा है कि ये 400 पार का जो नारा दे रहे हैं, ये 400 पार अगर इनकी होती है तो वास्तव में संविधान बदलने का कौन काम करेंगे? क्योंकि जब इन्होंने कोई घोषणा की है रात के 12-1 बजे की है, कोई भी घोषणा दिन के उजाले में नहीं की है, रात के अंधेरे में घोषणा करते, चाहे नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो या कोई और कानून हो। ठीक है अनिल शर्मा जी। विकास पांडे जी, फाइनल कमेंट दीजिए। देखिए आदित्य जी, बहुत से सवाल हमारे साथी ने छोड़े थे, मैं आपसे चाह रहा था कि 2 मिनट मुझे मिल जाए, केवल 2 मिनट। देखिए, हम बुनियादी तौर पर जब ये सवाल कहते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है उसने संविधान बदलने में, संविधान को तहस नहस करने में पीएचडी कर रखी है, इसका व्यवहारिक दृष्टिकोण ये है कि 1948 को संविधान सभा की जो इनकी कमेटी थी उसकी बैठक में आदरणीय नेहरू जी भी अवेलेबल थे उस बैठक में, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी भी थे। व्यापक विमर्श के बाद इस बात का निर्णय हुआ कि सेकुलर शब्द को संविधान में शामिल नहीं किया जाएगा। फिर आखिर ऐसी परिस्थितियों में जब संविधान को पंगु कर दिया गया, इमरजेंसी जैसी कंडीशंस थी, केवल एक तरफा रूप से संविधान में सेकुलरिज्म जैसा शब्द क्यों जोड़ दिया गया इंदिरा गांधी जी के द्वारा? तो क्या ये ना कहा जाए कि विकास पांडे जी, सेकुलर और सोशलिस्ट दोनों शब्दों को सुप्रीम कोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान, एक याचिका पर सुनवाई के दौरान डिफाइन कर दिया था। आपकी जानकारी में शायद नहीं होगा, मैं बता दूं आपको कि दोनों ही शब्दों को सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन कर दिया था कि आज का जो भारत है उस भारत से बिल्कुल अलग है। आज का भारत सेकुलर भारत है। आज के भारत ने खुद सेकुलरिज्म की अलग परिभाषा डिफाइन की है। हमारा जो सोशलिज्म है वो भी बिल्कुल विपरीत है वेस्टर्न सोशलिज्म से। उसके बावजूद क्या आपत्ति है इन दो शब्दों पर आज की तारीख में? 50 साल के बाद क्यों आपत्ति है? 49 साल के बाद? देखिए, मैं पहली चीज तो ये समझिए कि जब ये शब्द को लेकर के आपत्ति नहीं आई है, इस शब्द को लेकर के विमर्श की चर्चा आई है,
हमारे दोनों नेताओं ने स्पष्ट रूप से ये कहा है, चाहे हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी हो और चाहे हमारे दत्तात्रेय ठीक है विकास पांडे जी, इस पर व्यापक विमर्श होना चाहिए, व्यापक चर्चा होनी चाहिए। अब बिहार चुनाव पर आते हैं। कांग्रेस पार्टी सहित आप तमाम राजनीतिक दलों का 2015 का चुनाव का रिजल्ट उठा करके देख लीजिए और 2020 का रिजल्ट उठा करके देख लीजिए। सारे राजनीतिक दलों की सीटें घटी हैं, सारे राजनीतिक दलों की 2015 में 2020 में। ठीक है विकास पांडे जी, ठीक है। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि क्योंकि बिहार में चुनाव करीब है, इसीलिए सभी दलों को अब संविधान की याद आ रही है। सभी दलों को ये याद आ रहा है कि भाई क्या क्या गड़े मुर्दे हैं उनको उखाड़ना है और जनता का ध्यान जो है वो बटाना है मुख्य मुद्दों से, अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। फिलहाल इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिहार में चुनाव करीब और एक बार फिर से वक्फ कानून पर घमासान छिड़ गया है। पटना में आयोजित रैली में जहां बीते कल वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ रैली में तेजस्वी यादव खूब गरजे, खूब बरसे और एनडीए पर जमकर निशाना साधा, लेकिन इस दौरान एक विवादित बयान अपने पीछे छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन कानून कूड़े के दान में होता अगर हमारी सरकार होती। इस पर तकरार छिड़ती नजर आ रही है सभी दलों के बीच में। वहीं जहां एक और एनडीए घेरने में जुटी हुई है इंडिया गठबंधन को, एनडीए का ये बयान सामने आया, बीजेपी का ये बयान सामने आया खासतौर से कि कांग्रेस पार्टी और जो मुख्य विपक्षी पार्टियां हैं जो इंडिया गठबंधन है वो संविधान का मान नहीं करती हैं, संविधान को कूड़े में डालने की बात कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलना चाहती है। फिलहाल संविधान पर छिड़ी ये लड़ाई कहां तक जाएगी और क्या क्या इसके परिणाम जो हैं वो देखने को मिलेंगे, ये वक्त बताएगा। खास चर्चा में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।